हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर चैनल कैटलिस्ट एनहांस योर रेट ऑफ लर्निंग। तो आज हमारा टॉपिक है वेव मैकेनिक्स ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को वेव मैकेनिक्स के जरिए हम लोग समझेंगे। हमको पता है इलेक्ट्रॉन जो है डुअल नेचर शो करता है, इट बिहेव्स बोथ एज अ पार्टिकल एंड एज अ वेव। तो हिटलर एंड लंदन ने 1927 को इलेक्ट्रॉन को वेव नेचर मानकर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी मतलब कोवलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन को समझाया। ठीक है, अब इसके अनुसार क्या था कि when two atom overlaps and their electron wave combines in such a way that total energy of the system decreases and stability increases। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव है, ठीक है। जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करते हैं तो उनके इलेक्ट्रॉन्स के बीच में इंटरेक्शन होता है। उनके इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं। कंबाइन होने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन तो वेव है और वेव का कंबाइन होना मतलब क्या, वेव का इंटरफेरेंस। ठीक है, वेव जो है वो आपस में इंटरफेयर करते हैं। ठीक है, अब ये इंटरफेरेंस दो टाइप का होता है एज यू नो। अगर वेव कुछ ऐसे आ रहा है, यहाँ पे पहले वाले हाइड्रोजन का मान लेते हैं हमारे पास दो हाइड्रोजन के एटम है, ठीक है, H1 और H2। ठीक है, दोनों का इलेक्ट्रॉन E1 और E2 है और इन दोनों का वेव फंक्शन साई ए और साई बी है। वेव फंक्शन याद है ना, वेव फंक्शन क्या होता है, वो जगह जहाँ पे इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, उसको डिटरमाइन करने के लिए वेव फंक्शन जो है वो लाया है। वेव फंक्शन क्या डिटरमाइन करता है कि ऑर्बिटल के अराउंड इलेक्ट्रॉन को पाए जाने की संभावना सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, उस पोजीशन को डिटरमाइन करता है कौन, साई मतलब वेव फंक्शन। तो इसका वेव फंक्शन साई है, इसका वेव फंक्शन साई बी है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन E1 है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 है, 1 और 2 है। ठीक है, अब मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से आ रहा है तो वेव बन के वो यहाँ पे आया। ठीक है, अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है उसका वेव जो है वो कुछ ऐसा आया। अब यहाँ पे देख सकते हो दोनों ही वेव जहाँ पे कंबाइन हो रहे हैं दोनों एक ही तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं, नीचे की तरफ। तो ये लोग क्या हुए, ये कॉम्बिनेशन कैसा हो गया तुम्हारा, इंटरफेरेंस कैसा हो गया, इसका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया। मतलब जब इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से कंबाइन करें कि कंबाइन करते वक्त उनका डायरेक्शन सेम हो तो उस इंटरफेरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं। ठीक है, जबकि यही इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे कंबाइन करें, ये कुछ ऐसे आ रहा है और ये कुछ ऐसा आ रहा है, तो देख सकते हो जिस पॉइंट पे लोग कंबाइन होने वाले हैं उस समय पे वो लोग एक दूसरे के अगेंस्ट हैं, मतलब एक दूसरे को कैंसिल करने की कोशिश कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरीके के जो इंटरफेरेंस होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं। ये हो जाएगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और ये कहलाएगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, हर वेव ये फंक्शन परफॉर्म करता है। अगर हर कोई भी वेव जब टकराता है आपस में तो फिर इनके बीच में दो टाइप का इंटरफेरेंस होगा, एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, अगर इसका डायरेक्शन जो है वो सेम हो तो हम लोग क्या कहलाएगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और अगर डायरेक्शन अपोजिट हो तो क्या कहलाएगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो हिटलर एंड लंदन थ्योरी बोलता है कि जब इलेक्ट्रॉनिक वेव्स आपस में कंबाइन होते हैं और उनका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो उस पॉइंट पे एनर्जी जो है वो कम होती है, स्टेबिलिटी बढ़ती है और कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, मतलब जब जब इलेक्ट्रॉन्स के वेव के बीच में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तब तब क्या होगा, एनर्जी कम, स्टेबिलिटी ज़्यादा और बॉन्ड फॉर्म होगा। लेकिन जब जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तब तब एनर्जी जो है वो बढ़ेगी और स्टेबिलिटी जो है वो कम होती जाएगी। ठीक है ना। अब इसको समझाने के लिए हाइड्रोजन का एग्जांपल लेकर सबसे पहले हमने क्या किया, दो हाइड्रोजन्स H1 और H2 को एक दूसरे को बहुत दूर दूर रख दिया। इतने दूर रख दिया कि वो लोग आपस में एक दूसरे को अफेक्ट ना कर पाएँ, आपस में कोई भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस इंटरेक्शन ना हो उनके बीच में। तो उतने डिस्टेंस पे हम लोग इसको रख दिए। तो उस टाइम पे जब ये लोग आपस में बॉन्ड नहीं बना रहे हैं, ओवरलैपिंग नहीं हो रही है, तो उस पॉइंट पे अगर मैं टोटल वेव फंक्शन निकालूँ तो क्या हो जाएगा, साई A1 इंटू साई B2, जहाँ पे साई A1 किसका वेव फंक्शन है, हाइड्रोजन नंबर 1 का, और साई B2 जो है किसका वेव फंक्शन है, हाइड्रोजन नंबर 2 का। ठीक है, ये तब का कंडीशन है जब बॉन्ड नहीं बन रहे, लोग एक दूसरे से एकदम सेपरेटेड है। अब हम क्या किए, धीरे धीरे इसको क्लोज लेकर आएंगे। ठीक है, जैसे जैसे ये लोग क्लोज आएंगे इंटर न्यूक्लियस डिस्टेंस क्या होता जाएगा, घटते जाएगा। ठीक है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस घटेगा और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या होती जाएगी, घटते जाएगी और स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो फिर मान लेते हैं हमारे पास एक ग्राफ है जहाँ पे एक्स एक्सिस तुम्हारा न्यूक्लियर डिस्टेंस दिखा रहा है और वाई एक्सिस रिप्रेजेंट्स पोटेंशियल एनर्जी, है ना। मान लेते हैं ये हमारे पास एक पॉइंट है जहाँ पे दोनों हाइड्रोजन्स जो हैं ऑर्बिटल्स एक दूसरे के एकदम अपार्ट हैं, एकदम दूर है। अब यहाँ पे बॉन्ड नहीं बन रहा है। अब अगर हमको इसका ओवरलैपिंग कराना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इनके बीच के डिस्टेंस को कम करना पड़ेगा। जब इनके बीच के डिस्टेंस कम होंगे तो डिस्टेंस के कम होने के साथ साथ क्या होगा, एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो घटेगी। ठीक है,
इसको हम दूसरे मार्कर से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। इस पॉइंट पे क्या होगा, डिस्टेंस के साथ साथ न्यूक्लियर पोटेंशियल एनर्जी जो है ना वो कम होती जाएगी और स्टेबिलिटी बढ़ते जाएगी। देखो एक पॉइंट आएगा जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाएगी, ठीक है। उस पॉइंट पर हाइड्रोजन के दोनों एटम एक दूसरे के मैक्सिमम क्लोज आ गए, ठीक है। अब देखो होता क्या है कि इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है और इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा, ऐसे ऐसे क्लोज आते जाएंगे, इनके बीच में अट्रैक्शन जो है वो बढ़ता जाएगा। एक पॉइंट आएगा जब ये लोग इस तरीके से एक दूसरे में घुस जाएंगे कि वो लोग मैक्सिमम एक दूसरे के क्लोज आ सकते हैं, ठीक है। मुझे आगे बढ़ने के लिए ये लेफ्ट साइड मिटाना पड़ेगा। बिफोर दैट टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके जब हाइड्रोजन एक दूसरे से दूर थे, मतलब यहाँ सेपरेटेड थे, तो उस टाइम पे साई टोटल की वैल्यू क्या थी, साई A1 इंटू साई B2। अब हमने क्या किया, इसके बाद एक दूसरे के दोनों जितने भी तुम्हारे जो हाइड्रोजन के एटम्स हैं इन लोग को पास लाते गए हम। जैसे जैसे ये लोग पास आते जाएंगे, हिटलर एंड लंडर थ्योरी के अनुसार जैसे जैसे ये लोग पास आएंगे न्यूक्लियर डिस्टेंस कम होता है। न्यूक्लियर डिस्टेंस कम होगा तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कम होती जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, इसका मतलब क्या होगा, वो लोग स्टेबल होते जाएंगे। एनर्जी रिलीज होगी तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे भले ही वो लोग एक दूसरे के पास पास आ रहे हैं, इनके बीच में अट्रैक्शन हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे वो लोग पास आएंगे इनमें इलेक्ट्रॉन भी तो रिपल्शन होगा, इनका न्यूक्लियस इनके न्यूक्लियस को तो रिपेल करेगा, ठीक है। लेकिन शुरुआत में जब ये लोग एक दूसरे से दूर थे तो उस समय रिपल्शन कम था और अट्रैक्शन ज़्यादा था, ठीक है। रिपल्शन जो था वो कम था और अट्रैक्शन जो है वो क्या था, ज़्यादा था, है ना। एक दूसरे के पास आते गए, एक पॉइंट आया जहाँ पे ये लोग एकदम क्लोजेस्ट आ गए और कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। इस पॉइंट पे एनर्जी देख सकते हो एकदम कम है, सबसे कम है, मिनिमम है एनर्जी। इस टाइम पे क्या है, मिनिमम है। तो जिस पॉइंट पे एनर्जी मिनिमम होगा उस समय कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ये वाली स्थिति है जहाँ पे ये लोग आपस में ओवरलैप कर लिए, ठीक है। इस पॉइंट पे जो तुम्हारा आर की वैल्यू होगी, मतलब इनके बीच का न्यूक्लियर डिस्टेंस जो होगा वो होगा 0.74 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और इसमें जो एनर्जी होगी वो मिनिमम हो जाएगी, विच इज 3.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे न्यूक्लियर डिस्टेंस मिनिमम है और एनर्जी जो है वो मिनिमम है और स्टेबिलिटी जो है वो मैक्सिमम है, जिसके कारण आपस में ओवरलैपिंग होगा। इंटरफेरेंस जो होगा उसमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और क्या बन जाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। अब होता यह है कि उस पॉइंट पे जहाँ पे अब ये एक दूसरे से लोग बहुत दूर थे, तो उस पॉइंट पे अट्रैक्टिव फोर्स, इनके बीच का जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो ज़्यादा था और रिपल्सिव फोर्स जो था वो कम था। अब सीधी सी बात है, अगर मेरे पास दो एटम हैं तो इसका कुछ न्यूक्लियस भी है, इलेक्ट्रॉन भी है, न्यूक्लियस भी है, इलेक्ट्रॉन भी है। अब शुरुआत में क्या हुआ था, इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा था और इसका इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियस को अट्रैक्ट कर रहा था, इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स था, है ना। लेकिन साथ साथ इलेक्ट्रॉन को रिपेल भी तो करेगा और इसका न्यूक्लियस को रिपेल भी तो करेगा, है ना। तो यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स एक दूसरे से लड़ रही हैं। अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो एक दूसरे के क्लोज आना चाह रही है, इन दोनों ही हाइड्रोजन के एटम को एक दूसरे के क्लोज लाना चाह रही हैं, और रिपल्सिव फोर्स उनको दूर करना चाह रही है ना। अब होगा ये कि शुरुआत में अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा है, तभी तो ये लोग एक दूसरे के पास आ रहे हैं ना, ठीक है। अब रिपल्सिव फोर्स अभी कम है, अट्रैक्टिव फोर्स एकदम ज़्यादा है। जैसे जैसे एक दूसरे के पास आते जाएंगे इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बढ़ता जाएगा, ठीक है। एक पॉइंट आएगा जहां पे अभी तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे जैसे मैं कम होते जा रहे हैं यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, अट्रैक्टिव फोर्स जो है एज इट इज है, रिपल्सिव फोर्स जो है वो बढ़ते जाएगा। यहाँ पे आते ही रिपल्सिव फोर्स विल बिकम इक्वल टू अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है। मतलब जितना ज्यादा इसके इलेक्ट्रॉन्स इसके न्यूक्लियस को और इसके न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहे थे, उतना ही ज्यादा इसका इलेक्ट्रॉन इसके इलेक्ट्रॉन को और उसके न्यूक्लियस इसके न्यूक्लियस को क्या करने जाएगा, रिपेल करने लग जाएगा, ठीक है। जिस पॉइंट पे रिपल्सिव फोर्स और अट्रैक्टिव फोर्स जो होंगे वो इक्वल होंगे, वो लोग एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स कैंसिल ईच अदर, और उस पॉइंट पे एनर्जी मिनिमम और स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। न्यूक्लियर डिस्टेंस उस टाइम पे होगा 0.74 एंगस्ट्रॉम, और उस पॉइंट पे जो मिनिमम एनर्जी है जहां पे वो आपस में ओवरलैप करके कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करके कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, उस पॉइंट पे जो एनर्जी होगी वो 3.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद हम जब इसका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस और कम करेंगे, मतलब न्यूक्लियर डिस्टेंस को और कम कर रहे हैं इस पॉइंट पे, तो अब क्या होगा, ये लोग अनस्टेबल होते जाएंगे,
मतलब इनका पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या होता जाएगा, बढ़ती जाएगी। स्टेबिलिटी कम तो एनर्जी ज़्यादा, तो बढ़ते 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 ये लोग मैक्सिमम एनर्जी पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे जैसे हम इनका बीच का अब डिस्टेंस बढ़ाएंगे, स्टेबल होने के बाद भी अगर हम लोग और डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं ज़बरदस्ती, तो उस पॉइंट पे अब इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शुरू हो जाएगा और एनर्जी जो है वो बढ़ती जाएगी और स्टेबिलिटी जो है वो कम होते जाएगी। मतलब ओवरऑल हमारा ग्राफ जो है वो 3 पार्ट में बटा हुआ है, 3 सेक्शन में बटा हुआ है। एक सेक्शन ये वाला जहाँ पे इन लोग की दूरी जो थी वो बहुत ज़्यादा थी, उस पॉइंट पे बताओ साई टोटल कितना था। एकदम सिंपल सी बात है, साई A1 इंटू साई B2। ठीक है, जब ये लोग आपस में क्लोज आए, दूसरा सेक्शन ब्लू वन, उस पॉइंट पे वो लोग जब मैक्सिमम क्लोज आए तो इनके बीच में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ। ठीक है, देखो पहला कंडीशन जो था वहाँ पे ये दोनों हैं अपने अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर सेपरेटेड थे, तब मैं बोल सकता था कि भैया हाइड्रोजन नंबर 1 का इलेक्ट्रॉन E1 है, हाइड्रोजन नंबर 2 का इलेक्ट्रॉन E2 है। ठीक है, लेकिन जब ये लोग आपस में कंबाइन हो गए, ओवरलैप कर गए, तो अब मैं क्या बोल सकता हूँ कि हाइड्रोजन नंबर 1 का इलेक्ट्रॉन E1 ही है, हाइड्रोजन नंबर 2 का इलेक्ट्रॉन E2 ही है? नहीं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर एक 2 पर्सन हैं, पर्सन A और पर्सन B, दोनों ही के पास 1-1 रुपए का सिक्का है, सेम सिक्का है 1-1 रुपए का, है ना। जब वो लोग आपस में दूर थे तब हमको पता था कि ये 1 रुपए का सिक्का A का है, ये 1 रुपए का सिक्का B का है। जब ये लोग आपस में अपने सिक्कों को मिला दिए, दोनों का ही वैल्यू सेम है, दोनों ही 1 ही रुपए के सिक्के हैं, मिलाने के बाद हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ ये वाला सिक्का A का है और ये वाला सिक्का B का है? नहीं। ठीक है, कोई भी सिक्का किसी का भी हो सकता है ना। हो सकता है ये 1 रुपए का सिक्का जो है वो B का हो सकता है ये 1 रुपए का सिक्का A का हो सकता है ये 1 रुपए का सिक्का B का हो सकता है ये 1 रुपए का सिक्का A का हो। मतलब कोई भी सिक्का किसी को भी बिलोंग कर सकता है। सेम गोज फॉर इलेक्ट्रॉन एज वेल। ठीक है, तो वैसे ही जब हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन आपस में ओवरलैप करके कंबाइन होंगे, कंबाइन हो जाने के बाद हम नहीं बोल सकते कि ये इलेक्ट्रॉन इसका है, ये इलेक्ट्रॉन A का है, ये इलेक्ट्रॉन B का है। ठीक है, तो उस पॉइंट पे 2 पॉसिबिलिटीज होंगी। क्या क्या? एक तो साई A1 इंटू साई B2 एज इट इज जैसा था वैसे ही। ठीक है, और दूसरा क्या, प्लस साई A के साथ हो सकता है इलेक्ट्रॉन नंबर 2 कंबाइन हो गया हो सकता है साई B के साथ इलेक्ट्रॉन नंबर 1 हो, है ना। तो ये 2 पॉसिबिलिटीज होंगी। और अगर यहाँ पे प्लस लगा हुआ है मतलब समझ जाओ कि यहाँ पे क्या हुआ है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है। ठीक है, उस पॉइंट पे एनर्जी कम और स्टेबिलिटी ज्यादा। अब उसके बाद हम जब इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस और कम करते जाएंगे, जबरदस्ती और कम करेंगे, स्टेबल होने के बाद भी कम करेंगे, तो अब क्या होगा, स्टेबिलिटी घटती जाएगी और एनर्जी जो है वो बढ़ती जाएगी। और उस पॉइंट पे क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा। तो साई A1 इंटू साई B2 माइनस हो जाएगा साई A2 इंटू साई B1 से। ठीक है, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ वेव बोलेंगे। ठीक है, इंटरफेरेंस ऑफ वेव। और यहाँ पे क्या हो रहा है ब्लू सेक्शन में, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के थ्रू बॉन्ड बनेगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के थ्रू बॉन्ड नहीं बनेगा। ठीक है, ओवरऑल एक शॉर्ट समरी में समझा दूं कि जब 2 हाइड्रोजन एटम को एक दूसरे से दूर रखा गया हो तो उस पॉइंट पर उनके बीच में बॉन्ड नहीं बन रहा है। ठीक है, उसमें साई टोटल जो है वो साई A1 इंटू साई B2 है, दोनों ही अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेकर सेपरेटेड थे। ठीक है, जैसे जैसे इनके बीच का डिस्टेंस घटता गया, अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो इनके बीच में शुरुआत में ज़्यादा था, रिपल्सिव फोर्स कम था। जैसे जैसे इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस घटाते गए, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस घटाने के साथ साथ पोटेंशियल एनर्जी कम होते गए और स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ती गई। एक पॉइंट आया जहां पे वो लोग की एनर्जी मिनिमम हो गई, स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो गई, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस खत्म और हमको ये इक्वेशन मिला। ठीक है, इसके बाद जब हम लोग इनके बीच के न्यूक्लियर डिस्टेंस को और जबरदस्ती घटाएंगे और कम करेंगे और एक दूसरे के पास लाएंगे, तो अब क्या होगा, रिपल्शन जो है वो बढ़ता जाएगा, जिसके कारण स्टेबिलिटी घटती जाएगी और एनर्जी जो है वो बढ़ते 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 मैक्सिमम तक पहुंच जाएगी, और उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलेंगे। ठीक है, तो फाइनली इस प्रकार से हिटलर एंड लंडन ने क्या किया, वेव मैकेनिक्स के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स के इंटरफेरेंस और इसके अलावा कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन को वीबीटी के जरिए समझाया। ठीक है, अब इसके बाद अगले वीडियो में हम देखेंगे कि वीबीटी के लिमिटेशंस क्या क्या थे, कौन कौन सी चीज़ें ये नहीं बता पाया, और हाइब्रिडाइजेशन जो है वो कहाँ से शुरू हुआ, हाइब्रिडाइजेशन के टाइप्स क्या क्या है, विथ एग्जांपल हर एक चीज़ जो है वो क्लियर करेंगे हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। ठीक है, तब तक के लिए दिस इज अनमोल सिंह ठाकुर साइनिंग ऑफ।